हाँ वंदना, वंदना, अच्छा बहुत बढ़िया। आज वंदना गाएंगे भैया, प्रार्थना हाँ नहीं। सब साथ में गाएंगे, ठीक है। अगर शब्द नहीं, मैं पहले एक बार गाऊंगी, फिर हम सब साथ में गाएंगे। एना નથી ગાવું. वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, सत्यता के अनुभवों से प्रेरणा मिली, प्रेरणा, सत्यता के अनुभवों से प्रेरणा मिली, प्रेरणा, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, जी रहे हैं सुख से वंशज, है रही यही कामना, जी रहे हैं सुख से वंशज, है रही यही कामना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, आओ गाए हम सभी मंगलमयी सुख शांति गीत, आओ गाए
हम है क्या हमने है जाना, है यही पहचानना। हम है क्या हमने है जाना, है यही पहचानना। अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंचना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। ठीक है, ठीक है। आप लोग जो अगले सत्र की योजना बना रहे थे, है ना, उसमें एक प्रस्ताव मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सबको कोई डेट सूट कर रही है पर उसमें कोई बीच में त्यौहार वगैरह कोई आता है, तो उस दिन के लिए ब्रेक लेके फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 6 दिन लगातार ही हो, है ना। 3 दिन फिर 1 दिन ब्रेक हो गया, फिर 3 दिन या 2 दिन चला, फिर त्यौहार को एडजस्ट कर लिया जाए बीच में, वो विधि से भी चला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने जो सहअस्तित्ववादी विज्ञान है इसके का कुछ पठन किया हुआ है क्या, है ना। कुछ चर्चाएं शिविरों में भी सुनी होंगी और पठन भी किया होगा। ठीक है, हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ बस और नहीं होगा, बैठिए। है ना, तो आज सहअस्तित्ववादी विज्ञान की चर्चा को हम शुरू करते हैं, है ना। आप लोगों ने सबने जो अभी तक अध्ययन किया है ना, उसमें चार अवस्था में व्यवस्था का अध्ययन किया एक, है ना। फिर इसमें एक मुद्दा है ना। तो चार अवस्था का जो अध्ययन है वो स्थूल स्तर पे है। परमाणु में जो व्यवस्था है ये सूक्ष्म स्तर पे है।
इसको हम कारण कह ही रहे हैं, इसको महाकारण, है ना। तो समझने का जो क्रम है वो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, इसी को बोला अनुगमन, है ना। जैसे आप लोग शिविरों में आते हैं तो पहले आपको चार अवस्था की बात को बताया जाता है। चार अवस्थाओं के अंदर, है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था। इसमें जो व्यवस्था का स्वरूप रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में है, उस पर बात होती है ना। तो उससे ये विश्वास बनता है कि चार अवस्थाएं जो हैं ये व्यवस्था के स्वरूप में है। जो शब्द अवस्था शब्द जो है ना, वो व्यवस्था में से ही है ना। पदार्थ की व्यवस्था बराबर पदार्थ अवस्था, प्राण रचनाओं की व्यवस्था बराबर प्राणावस्था, जीवों की व्यवस्था बराबर जीवावस्था, है ना। जो ज्ञान से संपन्न इकाई की व्यवस्था ज्ञान अवस्था, ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित होने की इकाई जो हैं, इकाइयां जो हैं, उनकी व्यवस्था जो है वो ज्ञान अवस्था है। तो व्यवस्था का ही हम अध्ययन करते हैं, है ना। व्यवस्था का अध्ययन करने का क्या मतलब है कि जो व्यवस्था का अर्थ होता है नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना व रहना। व्यवस्था का क्या अर्थ है? नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना व रहना, यह है व्यवस्था, अस्तित्व सहज व्यवस्था, है ना। इसी को समझा जा सकता है ना। जब भी आप कोई चीज समझते हो, किसी नियम को ही तो समझते हो, किसी नियंत्रण को ही तो समझते हो, किसी संतुलन को ही तो समझते हो, है ना। अव्यवस्था को समझा नहीं जा सकता, है ना। अव्यवस्था दिखती है तो भी हम उसका कारण ही देखने जाते हैं, ये किस नियम से हो रहा है? नियम को ही पहचानना है, व्यवस्था को, है ना। जैसे आप क्लास में जाएं और बच्चे खूब हल्ला कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप जानना चाहते क्यों हल्ला कर रहे हैं भाई, क्या कारण हो गया इसका, है ना। तो कारण, प्रक्रिया और उपलब्धि या उसका फल परिणाम जो है ना, इसी यही सिद्धांत होता है। इसकी बात हम कर चुके हैं पहले, है ना। तो इसी के रूप में पहचानना नियम को पहचानना होता है ना। तो जो समझ बनती है हमारी, यानी जिसका अध्ययन होता है, वो व्यवस्था का ही अध्ययन होता है, अव्यवस्था का कोई अध्ययन नहीं होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, मानव में समझने की ताकत है या नहीं है? क्या लगता है, ताकत है? ठीक है। और ये जो मानव में समझने की ताकत है ना, इसके मूल में उसमें ज्ञान की प्यास है, ऐसा माना जा सकता है ना। तो जो ज्ञान की प्यास है हमारे में, ये हमने अपने को दी है या प्रकृति प्रदत्त विधि से हम में है? ज्ञान की जो प्यास हम में है, वो क्या हमने अपने में स्थापित की है या प्रकृति प्रदत्त विधि से हम में है?
है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो पता लगता है कि नहीं, ये तो सभी लोगों में होती है, हर बच्चे से होती है ना, मरने समय तक रहती है। तो ये हर व्यक्ति के अंदर है, तो सभी में है ना। तो सभी में है, तो ये मानव होने के स्वरूप में हम में ज्ञान की प्यास है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, जैसे हम मानव हैं, हमारे शरीर में भूख प्यास लगती है, लगती है नहीं लगती? लगती है। ये भूख प्यास हमने अपने को दी है या ये भी प्रकृति प्रदत्त विधि से है? प्रकृति प्रदत्त विधि से। ठीक है। ये जो भूख प्यास की आपूर्ति है, इसकी व्यवस्था, व्यवस्था का क्या मतलब होता है? नियम, नियंत्रण, संतुलन। इसकी व्यवस्था पूर्वक पूरी होने की व्यवस्था है क्या? जो हमारे शरीर में भूख और प्यास लगती है, प्रकृति में इस भूख और प्यास के पूरे होने की कोई व्यवस्था है क्या? यह व्यवस्था हमने बनाई है या प्रकृति में है? प्रकृति में है। बढ़िया। तो क्या इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैसे शरीर की भूख प्यास की पूर्ति की व्यवस्था प्रकृति में है, वैसे ही ज्ञान की जो प्यास है, इसकी पूर्ति की व्यवस्था भी प्रकृति में है? यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। अब जो ज्ञान की प्यास की पूर्ति क्या उस व्यवस्था से होगी जिससे हम अपना पेट भरते हैं, या किसी और व्यवस्था से होगी? है ना। ठीक है ना। तो क्योंकि हर व्यवस्था के अंदर निश्चित नियम, नियंत्रण और संतुलन है, तो ज्ञान को समझने के लिए भी कुछ निश्चित प्रक्रिया है ना, उसके निश्चित मुद्दे हैं। ठीक है। और उसके लिए एक निश्चित प्रयास है। इसी प्रयास में आप लोग लगे हैं सब। ये अध्ययन शिविर वही तो है। इसमें जो चर्चा है और ये वो निश्चित मुद्दे ही हैं, है ना। और इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है ना, जिसके अंदर हम सूचना से शुरू करते हुए, सूचना का श्रवण मनन करते हुए, है ना, निष्कर्षों पे आके अपने जीने के लिए अपनाते हैं, है ना। तो पठन श्रवण किया, उसके बाद मनन किया, फिर जीने के लिए उसको, उससे निकले निष्कर्षों को जीने के लिए संकल्पित हुए, और संकल्प को पूरा करने के अर्थ में हम जब निष्ठान्वित होते हैं तो हमें अनुभव होता है। ठीक है। ये इसकी निश्चित प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम व्यवस्था को समझने चलते हैं तो उसका क्रम है। तो क्रम में पहले स्थूल स्तर पे हम चीजों को देखते हैं। स्थूल का अर्थ क्या होता है? स्थूल का अर्थ है जो इंद्रियों से और यंत्रों से पहचान में आ जाए, वो स्तर को स्थूल कहते हैं। क्योंकि यंत्र भी इंद्रियों की का ही एक्सटेंशन है ना। जैसे आंख कमजोर हो जाती है, चश्मा लगाने से दिखता है, तो चश्मा एक यंत्र है आंखों के लिए, है ना। कोई धीमा साउंड है, उसको आप किसी माइक्रोफोन से पिकअप कर सकते हैं, कानों की ही एक्सटेंशन है वो, है ना। तो सारे यंत्र जो हैं वो इंद्रियों के एक्सटेंशन ही हैं। तो जो इंद्रियों की सीमा में आता है ये सब स्थूल। ठीक है। इंद्रियों और यंत्रों की सीमा में जो चीजें आती हैं सब स्थूल कहलाती हैं। इसकी बात हुई थी, इसको इंद्रिय गोचर विधि से पहचानना कहते हैं, है ना। फिर इसके मूल में जो है, जिसको हम बोल रहे हैं परमाणुओं की व्यवस्था, ये इंद्रियों के परे है, इंद्रियों की सीमा में नहीं है, यंत्रों की सीमा में नहीं है ना। तो फिर ये परमाणु का फिर अध्ययन कैसे होता है? तो ये ज्ञान गोचर विधि से ही होता है ना। यानी इसको सीधा समझना ही पड़ता है। चाहे परमाणुओं की बात आदर्शवादी
अध्ययन में आए, चाहे वो भौतिकवादी अध्ययन में आए, चाहे सहअस्तित्ववादी अध्ययन में आए, ये एक समझने की ही प्रक्रिया है ना। ये कोई इंद्रियों से करके देखने की प्रक्रिया नहीं है ना। तो जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं परमाणु के, वो भी समझने के ही मॉडल हैं, है ना। और जो अध्यात्म में भी कुछ परमाणु अणु की कुछ बहुत कम बात हुई है, पर जो भी हुई है वो भी समझने की बात ही है, और जो यहाँ पे भी होगी वो भी समझने की बात ही है। समझ में आता है तो ये स्वीकार होता है, समझ में नहीं आता है, अधूरा लगता है तो स्वीकार नहीं होता है ना। पहले सहमति होगी, फिर स्वीकृति होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो पहले देखेंगे हमारी इसमें सहमति बन रही है कि नहीं बन रही है, फिर आप लोग आपस में अपने में निर्णय लेंगे कि ये स्वीकार होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो 4 अवस्थाओं का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था उसमें सबका जो जैसे पदार्थ अवस्था है ना। पदार्थ के अंदर क्या नियम है कि जैसा गठन वैसा आचरण, ये एक नियम है। नियम की परिभाषा है निश्चित आचरण। नियम की क्या परिभाषा है? निश्चित आचरण ही नियम है ना। जैसे 2 अंशों का परमाणु है हाइड्रोजन, है ना, ये एक निश्चित आचरण है, यानी इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेट क्रियाकलाप है ना, यही नियम है। कहीं पे भी 2 अंशों की गठन बनेगा तो हाइड्रोजन के रूप में ही रहेगा, वही गुणों को प्रकाशित करेगा, चाहे वो भारत में बने, चाहे अमेरिका में बने, चाहे चंद्रमा में बने, चाहे किसी और गैलेक्सी में बने। 2 अंशों का गठन यानी ये निश्चित गुणों को ही प्रकाशित करेगा, इसलिए निश्चित आचरण ही नियम है। ये नियम के रूप में समझ में आ रहा है कैसे निश्चित आचरण ही नियम है ना। 18 अंशों का जो परमाणु है वो कार्बन ही होगा, है ना। 24 अंशों का ऑक्सीजन ही होगा। वो एक निश्चित गठन है और निश्चित गठन के आधार पे उनका निश्चित आचरण है, और वो आचरण सार्वभौमिक है। जहां भी होगा, अगर 24 अंशों का गठन है तो वो ऑक्सीजन के रूप में ही पहचान में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि धरती के ऊपर 24 अंश का ऑक्सीजन है और मंगल के ऊपर वो कुछ और है, लोहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अस्तित्व में सार्वभौमिक है। क्या? निश्चित गठन बराबर निश्चित आचरण बराबर नियम। ये सबको समझ में आता है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक भी है और सार्वकालिक भी है। ऐसा नहीं है आज भाई 2 अंशों का जो है वो हाइड्रोजन है और आज से 1000 साल बाद 2 अंशों का कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समय के साथ भी परिवर्तित नहीं होता, स्थान के साथ भी परिवर्तित नहीं होता, है ना, ठीक है। इसलिए नियम जो है वो सार्वभौमिक और सर्वकालिक है ना। इसलिए नियम को हम लोग सत्ता भी कहते हैं, क्योंकि यही गुण केवल सत्ता में ही है ना। इस पे बाद में आएंगे डिटेल में, बट एक सूचना के रूप में, क्योंकि इधर कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा, है ना। तो जड़ क्रियाओं में जो नियम है ना, वो व्यापक ही का प्रकटन है। इकाइयां नियम पूर्वक व्यापक को ही उजागर कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं, और चैतन्य इकाई में ज्ञान पूर्वक ज्ञान व्यापक को उजागर किया जाता है। तो जड़ चैतन्य प्रकृति जो है, जड़ क्रिया ऊर्जा के रूप में व्यापक को व्यक्त करती है, चैतन्य क्रिया ज्ञान और चेतना के रूप में व्यापक को व्यक्त करती है ना। तो जो नियम है, नियम पे हमारी चर्चा चल रही है। तो नियम निश्चित आचरण है। पदार्थ के संदर्भ में ये बात हम कर रहे थे, है ना। तो सारी रचनाएं पदार्थ से बनी हुई हैं,
कोई रचना है जो पदार्थ से ना बनी हो? सभी रचनाएं पदार्थ से बनी है, तो सभी नियम से, तो संपूर्ण प्रकृति नियम से। ठीक है ना? यानी संपूर्ण प्रकृति व्यवस्था में, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि व्यवस्था का मतलब नियम से होना, नियंत्रण से होना, संतुलन से होना। ठीक है। दूसरी बात जो है नियंत्रण की, नियंत्रण का अर्थ होता है आचरण की निरंतरता। नियंत्रण की क्या परिभाषा है? आचरण की निरंतरता, है ना? अब आचरण की निरंतरता का क्या आशय है इधर? कि जो ये जो नियम के रूप में निश्चित आचरण है, इनकी उपलब्धता बनी रहती है। जैसे कोई धरती है जिसपे विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति की संभावना है ना, विकास क्रम तो हर धरती पे है ही। तो उधर नियम के रूप में निश्चित आचरण तो है, पर ये निश्चित आचरण परंपरा के रूप में उनकी निरंतरता हो जाती है। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि एक समय पे पानी बना, ठीक है, जितना पानी इस धरती के लिए चाहिए बन गया, लेकिन आज भी पानी बन रहा है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विघटित हो रहे हैं, है ना। बनने की भी परंपरा है और विरचना की भी परंपरा है। दोनों में बनने और विरचना के संतुलन में एक निश्चित मात्रा में पानी बना हुआ है। तो ये जो परंपरा जो है, इससे निरंतरता बनी हुई है। ये जो बनने की परंपरा है और विरचना की परंपरा, ये दोनों प्रक्रिया है ना। इससे जो पानी की उपलब्धता धरती पर जब से पानी बना है, हजारों करोड़ों वर्षों से, तब से पानी हम सबको उपलब्ध है। और इस पानी की उपलब्धता में सारा जीव संसार, सारा प्राण संसार, सारा ज्ञान संसार, है ना। मानव शरीर रचना के लिए भी पानी चाहिए, है ना। जीव शरीर रचना के लिए भी पानी चाहिए, और वनस्पति संसार के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ, आवर्तनशीलता किस चीज की? माइक लीजिए ना, आप सब कुछ नहीं देगा। मैं ऐसे कहना चाहता, जैसे पानी पहले जितना ज़रूरी था तब उतना बन गया, तो अब पानी है वो जो हम बोलते हैं कि भाई बाष्प, मतलब वेपर के द्वारा जैसे ऊपर गया, फिर वो बादल बने, फिर तो वो एक पूरी फिर वो साइकिल बन गई। तो हाँ। उससे फिर ये पानी कंटिन्यूस आवर्तनशील विधि से, मतलब मैं उसको कहना चाहता था। हाँ, ठीक है। तो इसका रेलेवेंस क्या है? तो पानी अपने में इकाई है ना। हर इकाई क्रियाशील है, हर इकाई सहवास में है। सबसे जो सामान्य सहवास होता है वो एककीय सहवास होता है ना, अपने जैसों के साथ रहने की प्रवृत्ति। तो पानी पानी के साथ रहता है, इसलिए पानी जो है साथ में चलता है। ठीक है। पानी क्रियाशील है, इसलिए उसके अंदर गति होना स्वाभाविक है, क्योंकि गतिशील क्यों है? पानी इकाई है, हर इकाई गतिशील है ना। तो गतिशील होने से और नियंत्रित होने से, ठीक है, उसकी गति जो है वो एक आवर्तन के रूप में हो गई। अब ये पानी की व्यवस्था के अंतर्गत बात हो रही है ना। तो जो पानी धरती पे है वो ऐसे पड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं पड़ा रह सकता? क्योंकि प्रकृति की इकाई है तो क्रियाशील रहेगा ही। तो उसकी क्रियाशीलता जो है वो चक्रीय विधि से है, आवर्तनशील विधि से। तो कोई भी पदार्थ है वो चक्रीय विधि से धरती में बना रहता है। उस सभी पदार्थों का क्रियाकलाप आवर्तनशील विधि से बना रहता है। असल में जो क्रिया होती है वो आवर्तनशील ही होती है। कहीं ना कहीं नहीं, लीनियर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
कोई होता ही नहीं है, वो तो हम देख रहे हैं, है ना। हम बोलते हैं भैया ये बालक तो अभी जन्म लिया है, फिर वो बोलते हैं ये व्यक्ति तो अभी मरा है, तो ये इसका स्टार्ट और एंड। पर आप उसको अगर देखते हैं मानव परंपरा में, हर वक्त कोई जन्म ले रहा है, हर कोई मर रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं तो वो साइकिल ही चलता जा रहा है। हर मानव पैदा हो रहा है और शरीर जन्म ले रहे हैं, फिर वो बड़े हो रहे हैं। तो जितनी भी स्थितियां हैं इसमें, है ना, गर्भ में होने वाले भ्रूण से लेके वृद्ध होके शरीर छोड़ने वाले की स्थिति तक, जितनी भी स्थितियां सब नित्य वर्तमान है। और उनकी क्रियाशीलता देखते हैं तो आवर्तनशील है ना। ये समझने की बात है, ये पकड़ने की बात है, पहचानने की बात है। जब तक इसको हम नहीं पहचानते हैं तब तक प्रकृति के साथ जीना नहीं बनता है ना। तो जैसे पानी की आवर्तनशीलता है, इस पानी की आवर्तनशीलता के साथ हमें जीना है ना। अभी हमने क्या मॉडल्स बनाए हैं, आवर्तनशीलता को भंग करके जीना है। इसलिए पूरी धरती पे आज पानी का क्राइसिस खड़ा हो गया। पानी की मात्रा में कमी नहीं हुई, उपयोगी पानी जो था, शुद्ध पानी जो था, उसको हमने प्रदूषित कर लिया या उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। वो था जिसका अपव्यय करेगा उससे वंचित हो जाएगा। तो सूत्र है। हाँ हाँ, पानी बहना ही है। मूवमेंट तो कहीं रुकता नहीं है, हवा का भी नहीं, पानी का भी नहीं, पदार्थों का भी नहीं। उनके जो मूवमेंट का रेट है, यानी गति की जो तीव्रता है, इसी का अंतर होता है सापेक्षता में। जब दो की तुलना करते हैं तो एक तेज लगता है, एक धीमा लगता है। इसलिए सारी गतियां हमारे को सापेक्षता में ही पहचान में आती, ठीक है ना। तो पानी जो है, बहता हुआ पानी की एक गति है, पानी से भाप बनने की एक दूसरी गति है, पानी से बर्फ बनने की एक तीसरी गति है, बर्फ से पानी बनने की चौथी गति है। ये सारी गतियां हैं पदार्थ में, पानी की अलग अलग जो स्थितियां उनको लेके गतियां, ठीक है ना। ये सब आवर्तनशील विधि से है प्रकृति में। आवर्तन का ही तो निरंतरता हो सकती है, चक्र की ही तो निरंतरता हो सकती है। चक्र कितनी भी बार घूमता रहे, उसमें कोई अंत की जगह नहीं बनती। तो जितना भी पदार्थ धरती में है वो आवर्तनशील विधि से बना हुआ है ना। पदार्थ का होना यानी पानी का होना प्राकृतिक विधि से एक विकास क्रम की घटना है, ठीक है। वो घटना के रूप में जब बन गया, उसके बाद वो परंपरा विधि से बना रहता है। तो कुछ कीवर्ड्स हमारे को मिल रहे हैं, है ना। एक तो नियम, निश्चित आचरण, नियंत्रण, परंपरा, ठीक है ना। आवर्तनशीलता, गति बराबर आवर्तनशीलता या क्रिया बराबर आवर्तनशीलता। जी, माइक ले लीजिए। जैसे पानी बह रहा है, उसी तरह से हवा भी बह रही है जी। जैसे पानी को बह रहा है, उसके बीच में हम जनरेटर मीन्स लगा दे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, विंड मिल्स लगा दे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। हाँ। तो उनके जो वेव फॉर्म्स चल रहे हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगा फिर? उससे उसकी आवर्तनशीलता बिगड़ती है क्या? मूल सिद्धांत देखिए, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। एक तो है सब बर्बाद कर दो, जो लेना शोषण करके ले लो, है ना। एक तो विधि है आई। दूसरी है कुछ भी ना करो, फिर तो सांस लेने में भी डिस्टर्ब होता है। सांस लेना भी बंद कर देना चाहिए। सांस लेने की प्रक्रिया मानव ने खुद को दी है या प्रकृति प्रदत्त विधि से? तो सांस तो लेना ही है। भोजन की प्रक्रिया जो है प्रकृति प्रदत्त विधि से, तो भोजन तो करना ही है। तो इस सब के लिए जो हमें क्रियाकलाप करना है प्रकृति के साथ, वो आवर्तनशील विधि को बना के रखते हुए करना है। इतना ही तो है इसमें।
है ना। ये जो डिस्टर्बेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है यहाँ पे। क्या है, जो दूसरे की गति को पहचान के उसके साथ हम उस गति को बनाए रखते हुए काम कर सकते हैं, है ना। विंड मिल लगाया या टरबाइन लगाई, इससे पानी के फ्लो में कोई समस्या नहीं आती। या हमने कोई डैम भी बना दिया, पानी को लेके कोई समस्या, पानी के फ्लो को लेके नहीं। थोड़ी देर पहले इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद वो इकट्ठा रहेगा, ऊपर से बहता रहेगा। समस्या आती है उसमें जो एरिया सबमर्ज होता है उसके इकोलॉजिकल बैलेंस में एक परिवर्तन होता है, उसके बाद वो भी एक स्थिरता पे आता है एक समय के बाद। पर उसमें जो समस्या आती है मानवों को लेके ज़्यादा आती है, जिनको विस्थापित करना पड़ता है, जिनके लिए वो होता है ना। वो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं वो क्योंकि इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमने बहुत चीज़ें सोची नहीं उसके बारे में। बिजली को पैदा करना बहुत आसान है पानी के साधारण फ्लो से ही, है ना। इतने बड़े डैम की जरूरत नहीं। हाँ जी, बुक में पढ़ा था कि टोटल अभी भी जितनी रिवर है उसके बैंक्स पर उतना एरिया अभी भी अवेलेबल है कि वो 750 करोड़ ह्यूमन बीइंग के लिए पर्याप्त ही है। बहुत है, बहुत है। ब्रह्मपुत्रा में जितना फ्लो है उसके आधार पे भारत की सारी बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकती है ना। अब ब्रह्मपुत्रा तो एक ही नदी है ना। छोटे छोटे नदी नालों से खूब बिजली पैदा हो सकती है, सौर ऊर्जा से बहुत सारी हो सकती है, विंड से हो सकती है। तो ऊर्जा का कोई क्राइसिस तो है नहीं, वो बिजनेस का क्राइसिस है ना। बेचें कैसे उसको? डिसेंट्रलाइज मॉडल के अंदर बेचना बड़ा मुश्किल है ना। आपने अगर सोलर पैनल लगा दिया तो अब तो आपको बिजली रोज नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो बिलिंग कैसे होगी उसकी? इसलिए सोलर पैनल भी ग्रिड में पहले जाएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बिलिंग ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी है ना हमारे लिए। हाँ, तो सेंट्रलाइजेशन क्यों करना है? क्योंकि उसको मोनेटाइज करना है। यही इकोनॉमिक्स है आज का, इसको ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको तो बाद में चर्चा करेंगे, आज हम सहअस्तित्ववादी विज्ञान की चर्चा, है ना। हाँ, तो पानी की व्यवस्था को हम समझे नहीं है। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। तो पीने लायक काम जो पानी है उसको हमने प्रदूषित कर लिया, या उसके स्रोतों को हमने नष्ट कर लिया। जैसे अंडरग्राउंड वाटर है ना। अंडरग्राउंड वाटर को हमने इतना बोरिंग कर दिया कि अब खाली होता जा रहा है सब जगह, है ना। अब जगह जगह पे वो तो देख ही रहे थे हम कि गहरा करना पड़ता है, बोर गहरा करना पड़ता है, उसकी एक सीमा ही है ना। एक सीमा के बाद खाली हो जाएगा, है ना। अब दुनिया भर में ये समस्या सामने आ गई। अब ऐसा कह रहे हैं कि अगले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में पानी को लेके झगड़े शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जो पानी के स्रोत हैं उनके ऊपर पुलिस बैठा करेगी न। ऐसा शुरू हो गया, केप टाउन में हो गया है, साउथ अफ्रीका में, ये भारत में भी कुछ जगहों पे हो रहा है ना। तो ये सब कुओं पे, तालाबों पे, क्योंकि वो पानी का स्रोत है, पानी की कमी हो गई है तो कोई आके ले ना ले, ये सब के ऊपर अब झगड़े होंगे। खैर, ये हमारी डेवलपमेंट के कारण हुआ है ना। ठीक है, तो लौट के आते हैं हम अपने सहअस्तित्ववादी विज्ञान के अंदर। जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, नियंत्रण कैसे है? नियंत्रण का अर्थ है आचरण की निरंतरता, यानी नियम की निरंतरता। नियम की निरंतरता के लिए जो आचरण है उसकी निरंतरता को कैसे पहचाना हमने? परंपरा विधि में पहचाना, ठीक है। फिर ये जितनी परंपराएं हैं, है ना, जैसे पानी का चक्र है, हवा का चक्र है, खनिजों का चक्र है, ये परस्पर विरोधी हैं या परस्पर पूरक हैं? धरती की व्यवस्था के अर्थ में देखते हैं तो जितने भी चक्र हैं ये सारे परस्पर पूरक हैं। हवा जब चलती है तो उसका प्रभाव जो पानी पे आता है वो धरती की व्यवस्था के अर्थ में सकारात्मक प्रभाव होता है ना।
धरती की गति में जितने भी, जैसे चक्रवात आ जाए, है ना, आपके बड़े बड़े साइक्लोन्स आ जाते हैं, है ना, ये सब धरती की व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में। भूकंप आते हैं धरती की व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में। ज्वालामुखी धरती की व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में। बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब धरती की व्यवस्था को बनाए रखने के। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो इनसे हमें नुकसान नहीं होता है, या जो नुकसान होता है छोटा मोटा होता है ना। जब भूकंप से कोई नहीं मरता है, भूकंप में सर पे पत्थर गिरता है जो छत में लगाया होता है, उससे मरता है। नहीं, मैं सीरियस बात कह रहा हूँ। हाँ, भूकंप से नहीं मरते हम लोग। जो हमने गलत बिल्डिंग बनाई वो सर पे गिरती है तो उससे मरते हैं, है ना। ये तो देखा ही जापान में इतना बढ़िया भूकंप के क्षेत्र में वो कितने हजारों वर्षों तक बड़े मजे से रहे, बांस के घरों में, है ना। तो उतना ही समझना है अपने को, है ना। धरती की व्यवस्था समझ में आती है तो हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, ठीक है। तो जो विभिन्न परंपराएं हैं प्रकृति के अंदर, अभी हम पदार्थ के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो परस्पर पूरक है। ये परस्पर उपयोगी और पूरक होना ही संतुलन है। परस्पर उपयोगी हैं और परस्पर पूरक है। तो नियम का क्या अर्थ है? नियम का अर्थ है निश्चित आचरण। नियंत्रण क्या है? आचरण की निरंतरता परंपराओं के रूप में। और जो नियंत्रित परंपराएं हैं, इनकी परस्पर उपयोगिता एवं पूरकता ही संतुलन है। अब इसको व्यवस्था बोलेंगे कि नहीं? नियम, नियंत्रण, संतुलन, है ना। अब ये 3 शब्द समझ में आ रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? हाँ, संतुलन, ये जो नियंत्रित परंपराएं हैं, है ना, परंपराओं के रूप में जो नियंत्रण है, ये परस्पर उपयोगी एवं पूरक है ना, जिसके आधार पर संतुलन है। संतुलन का मतलब क्या होता है ना, और संतुलन का प्रभाव क्या होता है? व्यवस्था तो होता ही है। तो जिनके बीच में संतुलन है वो सब पनपते हैं। हाँ, मतलब वो सबके सब फ्लरिश करते हैं। All the components which are in a balance, all of them get nurtured. ये है बैलेंस का अर्थ। बैलेंस के अंदर ये नहीं होता कि भाई जो ज्यादा शक्तिशाली है उसकी चलेगी और जो कम शक्तिशाली है वो मर जाएगा, ऐसा नहीं। ये कोई बैलेंस नहीं है। ये तो मानव जाति करके देख रही है लाखों वर्षों से, और जो हाल हो रहा है उसका वो दिख ही रहा है ना। जो पूरा शक्ति का खेल है, ये अधिक शक्तिशाली कम शक्तिशाली, जिसमें कभी संतुलन नहीं बन पाए, तो कभी अधिकतर तो कम शक्तिशाली का विनाश है, कभी कभी अधिक शक्तिशाली का भी हो जाता है। हिटलर भी मरता ही है कभी कभी, है ना, रावण भी मरता है कभी कभी, है ना। तो ऐसा चलता ही रहता है। इसमें संतुलन नहीं है। संतुलन का मतलब है जितनी चीजें मिलके संतुलन बना रही हैं, सबका संरक्षण, सबकी ग्रोथ। हाँ, पूरक और उपयोगी को भी पकड़ते हैं। तो संतुलन समझ में आया? क्यों? एनरिचिंग भी है। हाँ 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 हाँ, उसके विकास के अवसर, नर्चरिंग में विकास का अवसर भी होता है, तो एनरिचिंग होती है ना। तो मानव समाज जब संतुलन में होगा तो क्या होगा? तो समाज के अंदर, हाँ, तो जितने भी समुदाय हैं सबको खिलने का अवसर मिलेगा। इसलिए उसको अखंड समाज कहते हैं। तो संतुलन का अर्थ हमारे को समझ में आना चाहिए। नहीं तो हमारे को वही दिखता है कि एक डंडा है, उसको एक एज पे खड़ा किया हुआ है और वो बैलेंस में
यह संतुलन का थोड़ा गहरा अर्थ है ना। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो ये जो संतुलन है, धरती में कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 अवस्थाओं के रूप में हर अवस्था में कितने कंपोनेंट हैं? अनंत कंपोनेंट। सब के सब पनप रहे हैं और सब के सब अपनी भागीदारी कर रहे हैं संतुलन में। तो कितनी सुंदर प्रकृति है स्थूल स्तर पे। तो कंपटीशन नहीं है, है ना। इसके आधार पे संघर्ष तो दिखता नहीं है कोई, है ना। संघर्ष तब दिखता है जब हम बहुत छोटे से एरिया में देखते हैं। तो अरे शेर ने हिरण को खा लिया, है ना, पेट भरने के लिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। या वो 10 हिरण भाग रहे थे, 9 आगे निकल गए, एक पीछे रह गया, वो मारा गया, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। ऐसे बहुत छोटे समय और स्थान में देखते हैं तो ऐसा दिखता है। धरती के स्केल पे जब चीजों को समझने जाते हैं, है ना, धरती है समझने के लिए। धरती के आधार पे अस्तित्व को समझा जा सकता है। धरती का अध्ययन हम कर ही सकते हैं हर चीज का, है ना। तो स्थूल स्तर की जितनी परंपराएं हैं उनको हम जब देखते हैं तो दिखता है परस्पर उपयोगी एवं पूरक हैं। उपयोगिता का क्या अर्थ है? जैसे पदार्थ अवस्था प्राणावस्था के लिए उपयोगी है, कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उसके पास उसको उपयोग करने का अधिकार रहता है ना। तो पदार्थ अवस्था प्राणावस्था के लिए उपयोगी कैसे है? क्योंकि प्राणावस्था को जो खनिज पदार्थ चाहिए वो पदार्थ अवस्था ही है ना। जो पानी चाहिए, जो हवा चाहिए, जो उसका भोजन है, वो सब कहाँ से आता है? पदार्थ से ही आता है। पदार्थ अवस्था का प्रयोजन क्या है? पदार्थ अवस्था का प्रयोजन क्या है? पदार्थ अवस्था में जो क्रियाकलाप चल रहा है, इसका फाइनली इससे क्या निकल के आना है? प्राणावस्था। अगली अवस्था को प्रकट करना और उसको बनाए रखना, उसको सस्टेन करना। तो पदार्थ अवस्था का प्रयोजन क्या है? प्राणावस्था का बनना और बने रहना। ठीक है। प्राणावस्था का जो अवशेष है, यानी सूखा पत्ता, टहनी, जो भी उसका जो भी अवशेष होता है, उससे क्या होता है ना। तो पदार्थ अवस्था को और उर्वरक करता है ताकि पदार्थ अवस्था का जो लक्ष्य है उसमें सही पूरक हो जाए। देखिए, यूरिया हम फैक्ट्री में भी बना सकते हैं और यूरिया पशु पक्षियों के मलमूत्र में भी होता है, मूत्र में तो होता ही है। जो यूरिया एनिमल्स के अंदर होता है उसकी गुणवत्ता पौधों के लिए कहीं अधिक है उसकी तुलना में जो हम केमिकली बनाते हैं। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर ना जो मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट्स हैं, है ना, उसका एक प्ले होता है ना। वो क्या कहते हैं उनको, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक स्टीरियोस्कोपी कहते हैं, उनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से हाँ, तो उस लेवल पे अलाइनमेंट्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ना। तो केमिकली उसमें डिफरेंस नहीं होता है, केवल ओरिएंटेशन का अंतर होता है। केवल ओरिएंटेशन अलाइनमेंट जो प्राणावस्था में से निकलता है केमिकल, वो एक प्रकार का होता है और जो फिजिकल वर्ल्ड का होता है वो एक अलग प्रकार का होता है ना। तो वो प्लांट्स में से निकला हुआ जो मटेरियल है, वो केमिकल है, वो प्लांट्स के लिए ज्यादा उपयोगी है इस तरीके से। तो उसमें पूरक हो जाता है। ऐसे ही जीवावस्था के लिए प्राणावस्था उपयोगी है ना। और जीवावस्था का जो मल मूत्र पसीना वगैरह है ना,
वो प्राणावस्था में होने वाले रोगों को नियंत्रित रखता है, उनके जो ग्रोथ के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बना के रखता है और उनके रोगों को नियंत्रित रखता है। ये उसकी पूरकता है। ठीक है ना? तो ये पूरकता उपयोगिता स्थूल स्तर पे स्पष्ट हुआ। कहीं पे भी ये नियम काम करेगा, है ना? तो अधिक विकसित जो है उसके लिए कम विकसित उपयोगी है और अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, यानी उसके लिए सहायक है। यह समझने की बात है, शोषक नहीं है। अभी तो शोषण करते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर्स हैं, हायरार्की है हमारे, क्या बने हैं? आप जहां पर हो अपने अधिक विकसित से शोषित होते हो, अपने से कम विकसित को शोषित करते हो। ये स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं अभी हमने, है ना? नौकरियां सारी यही तो हैं, और क्या? ठीक है ना? बिजनेस भी ऐसे ही हैं सारे। जो आपसे अधिक पावरफुल है वो आपका शोषण करता ही है, जो आपसे कम पावरफुल है उसको आप शोषण करते हो। तो सारे मॉडल्स यही है अभी तो वापस आते हैं। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, ये समझ में आया? उसमें हाँ, तो ये नियम हो गया। हाँ, अब ये आचरण जहां आवश्यकता वहां उपलब्ध रहे। हाइड्रोजन की व्यवस्था बनने के लिए आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन की उपलब्धता परंपरा विधि से होती है ना? हाइड्रोजन बनने की परंपरा अगर होगी प्रकृति में, है ना? क्योंकि कोई भी पदार्थ है, जड़ पदार्थ, उसके स्ट्रक्चर की निरंतरता नहीं है। जितनी रचनाएं हैं एक समय के बाद उसकी विरचना होती है ना? तो रचना और विरचना की बात हमने की थी, और उसमें बने रहने की बात की, सहवास की। रचना मतलब एक सहवास ही है, तो सहवास की अवधि ज्यादा अधिक है रचना की अवधि और विरचना की अवधि से, है ना? तो रचना की जो परंपराएं हैं उसके आधार पे जो ये सहवास की अवधि बनी रहती है, उपलब्ध रहती है सिस्टम के अंदर। हाइड्रोजन का बनना बना रहता है, इसलिए हाइड्रोजन जितनी मात्रा में व्यवस्था के लिए चाहिए उतनी मात्रा में बनी रहती है। पानी का बनना बना रहता है परंपरा विधि से, इसलिए जितनी मात्रा में पानी धरती में व्यवस्था के लिए चाहिए उतना पानी बना रहता है। जितनी मात्रा में चूना चाहिए उतना बनता रहता है, इसलिए प्रकृति में चूने की मात्रा एक निश्चित बनी रहती है। जितना हमारे को यूरेनियम चाहिए, जितने हमारे को जो भी चाहिए प्रकृति की धरती की व्यवस्था के लिए, ये सब मटेरियल धरती के अंदर परंपरा विधि से बने रहते हैं, इसलिए वो उपलब्ध रहते हैं। हाँ हाँ, है ना? तो पदार्थ अवस्था जो है उसको बोला नियम प्रधान व्यवस्था। पदार्थ अवस्था नियम प्रधान है, उसमें आचरण प्रधान दिखता है। आप देखने जाओगे तो हम जो पहचानते हैं उन्हें उनकी क्रियाओं से, यानी उनके आचरणों से पहचानते हैं उनको, उनकी प्रॉपर्टीज से। प्राणावस्था जो है वो नियंत्रण प्रधान है, और जीवावस्था संतुलन प्रधान है। मतलब जीवावस्था का जो रोल है हमारे को संपूर्ण व्यवस्था के संतुलन के अर्थ में सब स्पष्ट होता है। प्राणावस्था का जो भूमिका है हमारे को संपूर्ण व्यवस्था के अंदर नियंत्रण परंपराओं के रूप में स्पष्ट होता है ना? और जो पदार्थ अवस्था है उसका निश्चित आचरण के रूप में, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पदार्थ क्या है? रचनाओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक की प्रॉपर्टीज डेफिनेट होनी चाहिए, है ना? हाँ दीदी बताइए, वो ले लीजिए माइक, पीछे दीजिए माइक। भैया, जैसे आपने बोला कि हर कम विकसित जो इकाई है वो उसे ज़्यादा विकसित इकाई के लिए उपयोगी है जी।
तो इसका मतलब कंक्लूजन है कि ये हम निकाल सकते हैं ना कि जब तक मानव है तब तक दूसरी अवस्था का रहना अनिवार्य है। और एक प्रश्न उसमें से इससे ये आशय क्या है आपका? मतलब एक प्रश्न मेरा ये हो रहा है हाँ। कि जो ज्ञान अवस्था जो हम है मानव की इकाई, तो और उससे जो कम विकसित जीव अवस्था है, तो जीव अवस्था कैसे हमारे लिए उपयोगी है? ठीक बात। जैसे भैया हम जड़ अवस्था को समझ पाते हैं कि उसका उपयोग मानव के लिए है, और प्राण अवस्था का भी उपयोग कहीं ना कहीं है, लेकिन जो जीव अवस्था है जिसमें पशु और प्राणियों को हम लेते हैं, तो उनका हमारे लिए क्या उपयोगिता है? हाँ, ठीक है। तो जो जीवावस्था है, जीवावस्था के आधार पे तीनों अवस्थाओं का एक संतुलन बना हुआ है। उसकी पहले की अवस्था की आप बात कर रहे हो, जड़ अवस्था? हाँ, तो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं, है ना। उसके बाद ज्ञान अवस्था चौथी अवस्था है। तो मानव शरीर रचना के लिए जो प्राकृतिक संतुलन चाहिए, उसके लिए पहली तीन अवस्थाओं का एक संतुलन चाहिए, है ना। जब वो संतुलन बनता है तब जाके मानव शरीर रचना बनती है। वो संतुलन अगर नहीं बना रहेगा तो मानव शरीर रचना भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी उपयोगिता तो ये है ना। मतलब इन तीन अवस्थाओं के संतुलन के आधार पे ही मानव शरीर रचना की बनना और बने रहना ये संभव है। अगर जीवावस्था धरती पे ना हो तो मानव शरीर रचना नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसको थोड़ा पकड़ना पड़ता है, थोड़ा मन लगाना पड़ता है इस बात में, क्योंकि जो शरीर रचनाएं हैं वो एक क्रम से आई है ना। और वो जो क्रम से आई हैं, उस क्रम में जो रचना आती है, हमने उस दिन बात की थी कि जो वातावरण होता है वो संयुक्त आचरण में संयुक्त प्रभाव से बनता है। ये याद है ना। तो धरती का एक वातावरण है जब केवल, तब भी कोई गैसेस धरती के आसपास होंगी जब केवल पदार्थ अवस्था है। वो जो गैसेस हैं, वो जो वातावरण है, वो एक प्रकार के कॉम्पोजिशन है। फिर प्राणावस्था आने की वजह से प्राणावस्था का प्रभाव भी वातावरण में जाता है, तो उससे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा। फिर प्राणावस्था के बाद जीवावस्था आती है, तो उससे भी इसमें परिवर्तन हुआ है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं केवल गैस का, है ना। गैस का, पानी का, खनिजों का, वनस्पति संतुलन का, जीव संतुलन का, ये सारे सभी चीजों में सभी का प्रभाव है ना। तो इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट को आप निकालते हो, उसका भी ऐसा है कि एक प्रजाति दो प्रजाति की बात नहीं करें। अगर हमने एक सीमा से अधिक प्रजातियों को विलुप्त कर दिया तो ये कोलैप्स कर जाता है सिस्टम। बैलेंस में ऐसे ही है ना भाई, तराजू अगर बैलेंस हो रखा है, आप एक आधा दो आधा दाना निकालो तो बिगड़ता नहीं है बैलेंस, पर आप थोड़ा सा ज्यादा निकाल दो तो बैलेंस बिगड़ता है ना। तो अभी हमारे को समझ में नहीं आता, अभी तो हमें लगता है कि जीव तो ऐसे ही है, अगर हम मांसाहार नहीं करते तो हमें जीवों की जरूरत नहीं है, ऐसा एक भाव बन जाता है ना। हम तो ना तो बैल चलाते हैं, ना घोड़ा गाड़ी में चलते हैं, ना है ना ऐसे कोई, तो हमारे को जीवों की क्या जरूरत है, होते होंगे तो होते होंगे, ऐसा भाव बन जाता है ना। लेकिन ये जो है तीनों के तीनों अवस्थाओं के संतुलन पूर्वक ही मानव शरीर रचना है। मानव शरीर रचना हुए बिना जीवन ज्ञान अवस्था के रूप में व्यक्त नहीं हो पाता। तो इसका एक निष्कर्ष यह भी निकल सकता है ना भैया कि जो ज़्यादा विकसित इकाई है उनका कम विकसित के लिए उपयोगिता यही है कि उनके बने रहना और उनके संतुलन में वो अपनी भागीदारी दे। हाँ। तो इसी तरह से अस्तित्व सह अस्तित्व की भागीदारी हम समझ सकते हैं। तो ये टू वे प्रोसेस है। तो इनका बने रहने से हमारा बने रहना एक तो है ही है, फिर हमारी पूरकता है इसमें, जो संतुलन के अंदर हमारी एक भागीदारी है मानव की ज्ञान अवस्था के आधार पे।
क्या है, केवल जीवावस्था के रूप में अगर बना रहेगा तो ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ज्ञानावस्था के आने से चार जो मानवीय व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनने पे ही इसकी निरंतरता की बात है। चारों अवस्था प्लस व्यापक, ये सबका मतलब व्यापक तो नित्य वर्तमान ही है, उसकी तो भूमिका है ही, उसका अब कोई एक्टिव रोल नहीं है कहीं पे भी, है ना। वो तो उसके तो प्रभाव सबको उपलब्ध है, उसी प्रभाव में तो ये सब खेल चल रहा है ना। तो चार ये क्या है, देखिए व्यापक और इकाई का जो परस्परता है वो उसका नाम भी सहअस्तित्व है। इकाई की परस्परता में जो क्रियाकलाप है इसका नाम भी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इकाई की परस्परता की बात कर रहे हैं, है ना। व्यापक और इकाई की परस्परता महाकारण के रूप में हम समझेंगे, है ना। अभी चार अवस्थाओं के स्तर पे हम बात कर रहे हैं, अनुगमन में पहले स्तर पे बात हो रही है, स्थूल स्तर पे बात हो रही है ना। तो इस स्तर पे सब इकाइयों की परस्परता है, अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी है। इस विधि से संतुलन बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर, जैसे मानव स्वरूप में अगर हम जीते हैं यहाँ पे, तो ये सीधी सी बात है कि हमें पदार्थ अवस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा, यानी मकान के स्वरूप में, कपड़ों के स्वरूप ठीक में, बात या है। कुछ भी। ठीक बात है। तो अब ये निकलेगा खदान से ही, ठीक बात है। जैसे ऑयल हो गया या कुछ भी हो गया, धातु हो गई कुछ भी। हाँ, हाँ। तो ये कितने प्रमाण में निकालना है उसको कौन तय करेगा? क्योंकि असंतुलन तो होगा ही, कुछ हम निकालेंगे तो। नहीं, असंतुलन वही बोला, आवर्तनशीलता ही संतुलन का आधार है। आवर्तनशीलता को समझ के हम काम कर सकते हैं बड़े मजे से। हमें लकड़ी इस्तेमाल करनी है, पहले 10 पेड़ लगाएं, उनको बड़ा कर लें, उनमें से एक पेड़ ले लें, क्या समस्या है? ये किया जा सकता है ना। अब ये बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि अभी हमारे को लगाने की आदत नहीं है, ऐसा सोचा ही नहीं हमने, काटने की आदत है। तो दिल्ली में पेड़ काट देते, बोलते हमने सैपलिंग लगा दिया। अभी यार चल रहा है ना आजकल प्रकरण, एक दिल्ली में कितने हजार पेड़ कट रहे हैं, तो वो सरकारी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने तो पेड़ लगा दिए, सैपलिंग लगा दिया। सब जानते हैं हर साल सरकार कितने वृक्षारोपण करती है, उसमें से कितने बचते हैं? जितना वृक्षारोपण करते हैं अगर उसका 20% भी बचता हो ना, तो धरती हरी भरी हो जाए, है ना। तो अभी हमारे को जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम स्रोतों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि स्रोत कैसे बना रहे हैं, है ना। अभी तो हमारी ये हो गई है कि भैया हम कैसे काट ले, नहीं तो दूसरा काट लेगा, ये समस्या है हमारी, है ना। और सर एक दूसरा, जैसे कुछ प्रजाति ऐसी थी भी प्राणी की कि जो अभी अस्तित्व में नहीं है, ऐसी बहुत सारी थी। नहीं, अस्तित्व में है, धरती पे नहीं है। हाँ, मीन्स धरती की बात करूँ। हाँ। धरती पे कुछ प्रजाति थी, अभी नहीं है। हाँ तो वो प्राकृतिक विधि से ही हुआ, जी, यानी प्रकृति में संतुलन के अर्थ में हुआ। जी जी, ऐसे ही, ठीक है ना। ठीक है। तो चार अवस्थाओं में हमारे को नियम, नियंत्रण, संतुलन, है ना। नियम निश्चित आचरण के रूप में, नियंत्रण आचरण की निरंतरता जो परंपरा के अर्थ में है उसके रूप में, और संतुलन, है ना, वो किस रूप में है? वो उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, है ना, ये दिखता है। प्राणावस्था के अंदर जो प्रजनन क्रिया आती है ना, जिसमें एक से अनेक बनते हैं। अब कोई बोलेगा कि पेड़ जो होता है वो तो थोड़े समय ही रहता है, लेकिन एक पेड़ अपनी यात्रा में कितने और पेड़ जन्म दे जाता है ना। इस विधि से एक पेड़ के अंदर जो मटेरियल है और एक पेड़ का जो गुण है, जैसे आम का पेड़ है तो आम का गुण है उसमें, ठीक है, और उसमें कोई मैटर काम कर रहा है। मैटर तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, मैटर का तो आवागमन है, वो तो रूप चेंज करता रहता है, ये तो हम सब जानते हैं, साइंस में भी ऐसा पढ़ा हुआ है ना, कि मैटर का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो गुण है क्या, गुण मर जाता है क्या उसका? तो गुण भी देखते हैं तो उसने अपने जितने ऑफस्प्रिंग्स बना दिए हैं वो सब उसमें, वो आम का गुण वैसा का वैसा यथावत है, तो फिर मरा क्या?
पदार्थ भी जिंदा है, पदार्थ जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो हमारा शरीर है, इसमें जो मैटर पार्टिसिपेट करता है, ये मरता है क्या? मैटर तो वैसा का वैसा ही रहता है, उसका रूप चेंज होता रहता है। शरीर रचना का जो गुण है, मानव शरीर का एक तरीके से क्रियाकलाप करने का, एक प्रकार के गुणों को प्रकाशित करने का, ये तो एक शरीर यात्रा में अनेक बच्चे हो ही सकते हैं, उस रूप में जिंदा है, मानव परंपरा के रूप में, शरीर परंपरा के रूप में। तो इसमें मरा क्या? कुछ नहीं मरता है, इसलिए परंपरा से ही निरंतरता है, बनी रहती हैं चीजें। इसलिए प्राणावस्था को बोला नियंत्रण प्रधान अवस्था, क्योंकि उसमें परंपरा प्रधान हो जाती है। ठीक है। इंसेक्ट्स जीव में है तो वो भी सब संतुलन के अर्थ में ही है सारे। अब एक पेड़ को देखोगे उसके आसपास एक प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे पेड़ को देखोगे उसके आसपास दूसरे प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं। तो पूरा का पूरा जो ये नेटवर्क है, पूरा का पूरा जीवों का है ना, ये इनका संतुलन वनस्पति संसार के साथ, उनको संतुलित करने के अर्थ में, और अपने मतलब ये सारा डायनेमिक सिस्टम है। पर वुड का प्रोपोर्शन जमीन में कम है, वहां पर ही टर्माइट्स निकलते हैं। वो निश्चित मात्रा में वो वुड खा के फिर जमीन में पहुंचा देते, फिर वो नहीं निकलते हैं। भले हम कितना ही कोशिश कर ले, उनको टर्माइट्स को मारने की दवाइयाँ सबसे वो खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी वो निकलेंगे ही। और जितने प्रोपोर्शन का वुड चाहिए जमीन में वो पहुंचा देती है, फिर वो बाहर नहीं निकलती है। तो वो बेसिकली नियंत्रण हुआ या संतुलन के अर्थ में था? नियंत्रण की परिभाषा क्या है? अभी आप नियंत्रण शब्द लेके पुराने जो हमारे को जो भाषा मालूम है उसमें चले गए। नियंत्रण की परिभाषा क्या है? आचरण की निरंतरता। तो आम का पेड़ जो है उसका एक आचरण है, इसकी निरंतरता कैसे होगी? आम का पेड़ तो मर जाएगा, लेकिन उसके जो आम के पौधे उसमें से निकले और उसके बीज से जो वृक्ष बनेंगे, उसमें आम के आचरण की निरंतरता हो गई ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, ये कब तक चल सकता है? सदा सदा चल सकता है। इसको बोल रहे हैं नियंत्रण। ठीक है, यह मूल में नियंत्रण। फिर संतुलन किस चीज को बोल रहे हैं हम, है ना? तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी प्रजाति डोमिनेट नहीं करती है इस सिस्टम में। ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रजाति सब जगह पे धरती, आम का पेड़ हो रहा है तो पूरी धरती पे केवल आम के ही पेड़ हो जाएंगे, है ना? तो ये सब उपयोगिता पूरकता, जिसकी जितनी उपयोगिता है उतनी तादाद है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। और ये सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं चाहिए। आसमान में बैठा हुआ कोई नहीं देख रहा है कि ये वाले पेड़ की नंबर ज़्यादा हो रहा है, चलो इसको कम करो, और इसका ये कीड़ा ज़्यादा कर रहे हो गए हैं, इसको कम करो, ये कम हो गए हैं, इसको। ऐसा कोई नहीं बैठी एक्सटर्नल एजेंसी। ये सब सेल्फ रेगुलेटेड है, इंटरनली रेगुलेट हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो बादल आके बारिश हो जाती है। ये फिजिकल रिएक्शंस है। गर्मी बढ़ने से वहां लो प्रेशर बनता है ना? लो प्रेशर बनने से जो नमी वाली हवा है वो आ जाती है। सब नियम अनुरूप है, निश्चित आचरण के आधार पे हो जाता है इतना। यही सब जगह काम कर रहा है। तो इसमें ये जो सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है, इसमें रेगुलेशन, नियंत्रण का आधार क्या है? ये सब में निश्चित आचरण जो नियम है, इस नियम का आधार क्या है? ये जो संतुलन है, ये संतुलन का आधार क्या है? तो बेसिक क्वेश्चन क्या हो गया? व्यवस्था का आधार क्या है ना? तो चार अवस्थाओं में जो व्यवस्था दिख रही है, इसके आधार में जाते हैं तो हमें सूक्ष्म का अध्ययन करना है। परमाणुओं में व्यवस्था, सारे रचनाएं पदार्थ से बनी है, सभी पदार्थों के मूल में परमाणु है। ठीक है,
तो ये परमाणु क्या चीज है? तो अगर हम कल्पना करते हैं किसी भी पदार्थ की, है ना, कोई भी पदार्थ मान लीजिए, जैसे हमने लोहे को ले लिया या सोना ले लिया, अब इसका जो सोचें कि इसका जो सबसे छोटा अंश, ये जो टुकड़ा है इसके दो टुकड़े हो ही सकते हैं, जो अब टुकड़ा बना उसका और छोटा टुकड़ा हो ही सकता है, ये कल्पना में ही कर रहे हैं ना। उसका और टुकड़ा 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 करते करते हम किसी ऐसी जगह आएंगे जहाँ पे उसके सारे जो गुण हैं, जो पदार्थ हमने स्थूल स्तर पे देखा उसके जितने भी गुण हैं, वो इससे छोटा किया तो वो गुण नहीं रहेंगे। ऐसी इकाई का नाम है अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज है? जो हमारे को रचना के रूप में कोई चीज मिल रही है ना, उसका जो सबसे छोटा अंश जिसके अंदर आपको सारे वो गुण मिल जाएंगे जो उसमें होते हैं। तो सारी चीजें अणुओं से मिली, तो मतलब जैसे आपने थोड़ा पानी एक गिलास में लिया, दोनों मिलाओ तो अधिक पानी हो गया। तो ये सब मिलके बना हुआ है, अणुओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अणु वो इकाई है जिसके अंदर जो स्थूल स्तर पे जो दिख रहा है उसके गुण आपको सबसे छोटे स्वरूप में देखने को मिलते हैं, है ना। अणु किस चीज के बने हुए हैं? तो इसमें कल्पना आई कि ये किसी निश्चित इकाई से बने हुए हैं जिसका नाम है परमाणु, जो स्वचालित है। स्वचालित का मतलब वो क्रियाशील है और अपना क्रियाकलाप स्वयं से करती रहती है। मतलब अणु के मूल में ऐसी कोई इकाई है जिससे अणु बने हुए हैं, है ना। ऐसी इकाइयों को नाम दे दिया परमाणु। अणु से भी जो सूक्ष्म है उसको नाम दे दिया परमाणु, परम अणु, है ना, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु जो है वो उसके बारे में क्या कल्पना बनी कि एक ऐसी इकाई है जिसका क्रियाकलाप अपने आप से होता रहता है। ठीक है, तो जैसे दो अंशों का परमाणु हाइड्रोजन है, ये अपना क्रियाकलाप अपने आप से करता रहता है। तो उसके जब संरचना को समझने गए तो उसमें लगा, उसमें पता चला कि उसके अंदर एक नाभिक है और एक परिवेश है ना। ये दो स्थितियों को पाया गया। परमाणु का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें एक केंद्र है या नाभिक जिसे कहते हैं, और फिर एक कोई दो अंशों का वो है, तो उसका एक अंश उसका परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना। ये जो जिस दूरी में परिक्रमा करते हैं इसका नाम दिया परिवेश, और इसको नाम दिया नाभिक। तो परमाणु की संरचना में कम से कम दो अंश होते हैं। एक अंश नाभिक के रूप में रहता है, दूसरा परिवेशी अंश के रूप में रहता है। हम परमाणु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये जिज्ञासा बनी है कि स्थूल स्तर पे जो नियम नियंत्रण संतुलन रूपी व्यवस्था है, इसका कारण क्या है, इसका मूल के में क्या है। जैसे दीवार है, इस दीवार की जो मजबूती है ना, वो इस आधार पे है कि इसमें मजबूत ईंटें लगी हैं। अगर ये रेत की ईंटें होती तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती नहीं होती। तो जो जिससे बना होता है उससे अधिक नहीं होता। इस दीवार की मजबूती उतनी ही है या उससे कम है जितनी मजबूत ईंट है। ईंट की मजबूती से अधिक मजबूत दीवार नहीं हो सकती। तो जिन कंपोनेंट से कोई चीज बनी होती है उससे अधिक गुणों को प्रकाशित नहीं कर सकती। कहने का मतलब वो है।
है ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो गुण है उन्हीं को वो प्रकाशित करेगी, उससे अधिक नहीं कर सकती। पूरी प्रकृति में जितनी रचनाएं सब बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई हैं। इधर जो बात हो रही है, परमाणु जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं परमाणु, है ना। परमाणु क्या है? व्यवस्था की मूल इकाई। व्यवस्था के संदर्भ में हमने एक बात ये समझी कि व्यवस्था का मतलब है नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना। होना व रहना, है ना, व्यवस्था की एक परिभाषा ही है ना, जिसको अभी हमने समझा अभी सुबह की चर्चा में। अब दूसरी इसका एक एस्पेक्ट है व्यवस्था का। व्यवस्था में यही लिखते हैं, हर व्यवस्था में पहली चीज है उसमें कुछ निश्चित अंग या अंश होते हैं, यानी उसके निश्चित कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर एक व्यवस्था है, इसके हाथ, पैर, सर, धड़, ये सब एक निश्चित अंग हैं, है ना। हमारा जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम, एक निश्चित व्यवस्था है, उसके अंदर प्लैनेट, सन, उसके निश्चित अंश हैं या अंग है, ठीक है ना। फिर ये जो निश्चित अंश या अंग हैं, ये मिलकर एक निश्चित क्रिया करते हैं या आचरण करते हैं। मतलब एक निश्चित संयुक्त आचरण, है ना। संयुक्तता का आधार हमने उस दिन बात की थी, संयुक्त प्रभाव को प्रकाशित करना। तो जितने, जैसे परमाणु में 2 अंश हैं, तो ये मिलके एक क्रियाकलाप को करते हैं, है ना, तो एक संयुक्त प्रभाव को प्रकट करते हैं। तो निश्चित अंश, निश्चित क्रिया, संयुक्त आचरण के रूप में, ठीक है। इससे एक निश्चित प्रयोजन सिद्ध होता है, यानी उसकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस रूप में भी व्यवस्था को पहचाना जा सकता है। तो निश्चित कंपोनेंट्स हैं, उनका निश्चित क्रियाकलाप है ना। और फिर उसका निश्चित प्रयोजन है। ये सब मिलके क्या बनते हैं? व्यवस्था, ठीक है ना। तो हमारा शरीर है, तो टांगों का कुछ क्रिया है, हाथों की कुछ क्रिया है, हृदय की कुछ है, ब्रेन की कुछ है, सब मिलके एक निश्चित संयुक्त आचरण को प्रकट कर रहा है मानव के रूप में, है ना। सब अपना अपना काम करते रहते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करता है, पर ये सब मिलके एक संयुक्त आचरण को प्रकट करते हैं।
इसलिए शरीर एक व्यवस्था है, ऐसे ही पेड़ भी एक व्यवस्था है। जड़ एक काम करती है, तना एक काम करता है, पत्ते एक काम करते हैं, फल एक काम करते हैं, पर मिलके एक संयुक्त आचरण के रूप में पूरे पेड़ का जो गुण है, अगर आम का है तो आमत्व को प्रकाशित करते हैं। ठीक है ना? आमत्व, जो आमत्व है, आम का जो गुण है वो प्रकृति में आवश्यकता है, इसलिए आमत्व भागीदारी है। आमत्व की जरूरत है प्राकृतिक व्यवस्था के लिए। ऐसे ही मानवत्व की आवश्यकता है प्रकृति में व्यवस्था के लिए। ऐसे ही गायत्व की आवश्यकता है प्रकृति में व्यवस्था के लिए। ऐसे ही सोनत्व की आवश्यकता है, सोने का जो मौलिकता है उसकी आवश्यकता है प्रकृति में व्यवस्था के लिए। ऐसे ही लोहत्व की आवश्यकता है प्रकृति में व्यवस्था के लिए। तो इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था, ये भाषा सुनी होगी आप लोगों ने, है ना? हाँ, त्व को मौलिकता ही कह रहे हैं, है ना? यानी वो जो भागीदारी कर रही है परस्परता में। बेसिक मिनिमम क्यों कह रहे हो? हाँ, तो मिनिमम तो तब बोलेंगे जब कम ज्यादा होगा। निश्चित है, फिक्स नहीं है, है ना? तो भाषा को थोड़ा सोचना पड़ता है बोलने से पहले। पुराने की आदत थोड़ी। ठीक है, तो व्यवस्था समझ में आ रहा है? दूसरे स्वरूप से व्यवस्था को बताया। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा परमाणु से दूर जा रहा हूं, क्योंकि मानव की बात करनी है तो मानव का जहां भी संदर्भ आता है उसको जोड़ देता हूं। हमारे परिवार व्यवस्था है कि नहीं? अच्छा, व्यवस्था है तो उनका निश्चित अंग क्या है? विभिन्न संबंध। उन सभी संबंधों की निश्चित क्रियाएं हैं। उनका संयुक्त आचरण क्या है? उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होना है ना? तो वो कर पा रहे हैं, तो हमारे परिवार व्यवस्था है। दूसरी विधि से देखें, हमारे परिवारों में हमारा निश्चित आचरण है यानी नियम है, नियंत्रण है, पूरकता उपयोगिता रूपी संतुलन है, इसलिए मानव व्यवस्था में नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारा अध्ययन इसी के लिए कर रहे हैं, मानव व्यवस्थित हो जाए। ये नहीं ध्यान से हटना हमारे को। तो ये सारी जगह व्यवस्था की जो बात आ रही है, देखो प्रकृति का छोटे से छोटे कम से कम विकसित अंश भी वो व्यवस्था में है, और मानव सबसे अधिक विकसित होके क्यों नहीं है ना? उस पर तो बात हो ही चुकी है कि ज्ञान से ही व्यवस्थित होगा, पर अभी नहीं है। ये पहचानने की जरूरत है, तभी तो होने की आवश्यकता बनेगी। अभी व्यवस्था में नहीं है, ये पहचाने बिना व्यवस्था में होने की इच्छा कहां से जागृत होगी? कई बार क्या हो जाता है, हमें लगता है हम तो व्यवस्था में हैं, दूसरे नहीं हैं, उनको समझाने के लिए चाहिए। कहां फंस जाते हैं? हम तो व्यवस्थित हैं, पर समाज में गड़बड़ लोग हैं, वो व्यवस्थित नहीं, या दूसरों को समझाना है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि समझने के लिए नहीं, समझाने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनना है। ठीक है ना? समझने के लिए सुनना है, समझाने के लिए नहीं। खैर, तो परमाणु के अंदर जो वे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मैं इस बात को क्यों लाया कि मैंने परमाणु को परिभाषित किया व्यवस्था की मूल इकाई, है ना? मूल इकाई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको निश्चित अंग अंश, निश्चित क्रिया और निश्चित भागीदारी प्रयोजन दिखेगा। इससे छोटे उसमें स्वरूप में निश्चित अंश भी नहीं मिलते हैं, निश्चित क्रियाकलाप नहीं मिलता है,
और निश्चित भागीदारी नहीं मिलती। जो परमाणु का पूर्व स्वरूप है ना, परमाणु का पर स्वरूप है अणु, परमाणु के आगे की स्थिति, उससे पूर्व स्वरूप जो है परमाणु अंश, उनमें निश्चित आचरण देखने को नहीं मिलता। सूचना के रूप में रख लीजिए, परमाणु के पर स्वरूप में व्यवस्था देखने को मिलती है परमाणु के आधार पे, और परमाणु के पूर्व स्वरूप में निश्चित आचरण देखने को नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि प्रकृति में परमाणु ही मिलते हैं। परमाणु अंश जो होते हैं, मानव परमाणु को तोड़ के पहचानता है। कोई भी अंश अकेला घूमता हुआ नहीं मिलता है ना, सारे अंश परमाणु व्यवस्था में ही भागीदार है। बहुत कोई रेयर फिनोमेना होगा जिसके अंदर, तो धरती के अंदर सभी अंश व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, यानी परमाणु में, परमाणु अणु के रूप में, अणु अणु रचनाओं के रूप में, ऐसे पूरा क्रम सजा हुआ है ना। इस व्यवस्था से अलग होके कोई अंश नहीं मिलता है। इसको हमें अंडर लैब कंडीशंस करना पड़ता है, फिर हमारे को क्या पार्टिकल एक्सीलरेटर्स बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर व्यवस्था में को भंग करके हम किसी को अध्ययन करना चाहते हैं, है ना। जैसे हम मेंढक का अध्ययन करते हैं ना लैब में, कैसे करते हैं? उसको काट के, तो काट के जब अध्ययन करते हैं तो मेंढक का अध्ययन होता है या कटे हुए मेंढक का अध्ययन होता है? बताइए। उसका जो हृदय चलेगा उसमें, वो मेंढक के रूप में चलेगा या कटे हुए मेंढक के रूप में चलेगा, है ना। ये इसकी रेलेवेंस क्या है इस बात की कि अध्ययन करने के लिए किसी चीज के साथ तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तोड़फोड़ की जरूरत तब पड़ती है जब हम सब चीजों को केवल इंद्रिय गोचर विधि से अध्ययन करना चाहते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप? ये कुर्सी के अंदर क्या है, आंख से दिख नहीं रहा है, तो ये चमड़ा फाड़ के अंदर देखना पड़ेगा। ज्ञान गोचर वो विधि है जिसमें आपको तोड़फोड़ नहीं करना, क्योंकि ज्ञान हर वस्तु के आर पार है। तो ज्ञान में जब जागृत हो जाते हैं तो हर वस्तु का अध्ययन हो जाता है। यह बहुत बड़ा भेद है। इसलिए ज्ञान गोचर विधि को विकसित करना है अपने में, यही अध्ययन पूर्वक होता है। अभी इंद्रिय गोचर विधि का अभ्यास है ना, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, है ना। तो ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रेक के बाद। समय हो गया है, 15 मिनट में फिर शुरू करेंगे।